नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें जो हैं आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डोमिनिका ने की पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा। कोविड-19 के दौरान मदद और साझेदारी को मजबूत करने के पीएम के प्रयासों के प्रति सम्मान। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के दौरान महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, एनडीए ने केवल महाराष्ट्र के लिए परेशानियों को बढ़ाने का किया काम। झारखंड में चुनावी रैलियों में गरजे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। सोरेन सरकार पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। बोले, दिग्गज लूट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में नहीं होनी चाहिए जगह। पश्चिम बंगाल के लॉटरी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा। वहीं कोयंबटूर और चेन्नई में भी छापेमारी जारी। और दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 14 दिवसीय मेले में देश विदेश के 3500 से अधिक प्रदर्शक शामिल। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के लिए ही दिया जाएगा। साथ ही ये सम्मान दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके समर्पण को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जनता को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है। और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता और एजेंडा बदला नहीं है, इसलिए पिछले 10 सालों से ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं
कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और वहीं झारखंड के गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन की नीति की आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में खनिज और उद्योगों के विकास में ध्यान लगाने की बजाय घुसपैठियों को झारखंड में घुसाने में ध्यान लगा रहे हैं। हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है, एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण देने जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सुन लें, जब तक भाजपा का एक भी विधायक है तब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस ने तय किया है इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, आरक्षण। अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि घुसपैठियों को पनाह देने वाले और लूट भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं होनी चाहिए। घुसपैठ नहीं होने देनी है, ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर रफ्त के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है। वहीं आज दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद ये चुनाव दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुआ। चुनाव में बीजेपी के पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा सांसद भी मतदान में उन्होंने हिस्सा लिया। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज यादव फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके तहत जो सांसद हैं वो शायद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, और क्या जो पार्षद हैं वो अभी मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल 1 घंटे की देरी से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और सबसे पहले जो दिल्ली के सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, उनको मौका दिया गया है, वो अपनी वोटिंग कर चुके हैं। इसके बाद
जो दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो मनोनीत विधायक होते हैं जी। वो कुल विधायकों का 20% विधायक होते हैं। ऐसे में 14 विधायक वो भी अपनी जो वोटिंग है उसको कर चुके हैं और अब दिल्ली के बाकी 250 पार्षद वोटिंग कर रहे हैं दिल्ली के मेयर के चुनाव के लिए, महापौर के लिए। और उसके बाद जब महापौर का चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो नया महापौर चुना जाएगा वो उप महापौर का चुनाव कराया जाएगा उसके बाद। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2.5 घंटे की अभी जो 3 बजे प्रक्रिया शुरू हुई है महापौर के चुनाव के लिए, उसके बाद महापौर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि दिल्ली नगर निगम के किसी भी चुनाव के अंदर हंगामा देखने को मिलता है, वो इस बार देखने को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव का एक तरीके से बहिष्कार किया है, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या कांग्रेस की नहीं है, उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। उनका आरोप था कि ये जो चुनाव करवाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये 7 महीने की देरी से करवाया जा रहा है। इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस के सभी पार्षदों ने वॉकआउट किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब से 1 से 1.5 घंटे के जो दौरान है ये मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव संपन्न होगा। उसके बाद उप महापौर का चुनाव भी शुरू होगा। जी बिल्कुल अनुज, और जिस तरीके से जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने बहिष्कार किया है, क्या माना जाए किस तरह की राजनीति? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती है, इंडी गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाए? क्या नीतियों का विरोधाभास है या किस वजह से? देखिए, ये इस तरह की कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो कई बार गठबंधन की बातें सामने आई हैं, गठबंधन हुए हैं, कुछ राज्यों के अंदर भी ये बातें सामने आती हैं। लेकिन हमने देखा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। अब हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर एक तरीके से आरोप लगाया समय से चुनाव ना कराने का और चुनाव का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट किया। तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी शुरुआत में देखने को मिली थी वो भी अंदर खाने कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलती है। हाँ, कई बार चाहे हम कह सकते हैं उनकी कोई मजबूरी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके बड़े नेता वो एक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस तरह के चुनाव सामने आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों के अंदर मन की दूरियां तो कम से कम काफियां दिखाई देती हैं, क्योंकि ये कभी भी इस तरह के चुनावों में एकजुट नहीं हो पाते। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि एकजुटता यहाँ क्यों नहीं दिखती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, जो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस खबर पर आगे लगातार आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो।
हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। दरअसल देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में अगर बात करें, चुनाव आयोग लगातार वाहनों, बैग इत्यादि की रूटीन चेकिंग कर रहा है। चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ देश भर के तमाम बड़े नेताओं के बैग और वाहनों की चेकिंग कर रहा है। रूटीन चेकअप पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सेलेक्टिव चेकिंग का आरोप लगाया था, जिसका समर्थन महाविकास अघाड़ी के शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा महाराष्ट्र ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा है कि कुछ नेताओं को दिखावा करने की आदत होती है। यह वीडियो देखें। 7 नवंबर को यवतमाल जिले में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई आग लगाई। इससे पहले 5 नवंबर को भी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग की गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने ममता सरकार पर एक खास समुदाय के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुका है। बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई और पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ कानून अपने पॉकेट में रखे हुए हैं और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए ही वो राज्य की सरकार काम करती है। और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम अब आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने वायनाड में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता इतनी हताश हो चुकी है कि यहां 2009 के बाद अब तक का सबसे कम मतदान हुआ है। उनका कहना है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 64.72% मतदान हुआ, जो कि 2009 में इसके गठन के बाद से अब तक का सबसे कम मतदान है। वहीं कांग्रेस 5 लाख वोटों के बहुमत के लिए प्रचार कर रही थी। जमीनी स्तर पर भी प्रियंका ने सभी पंचायतों का दौरा भी किया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्रियंका के लिए अभियान का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन दाखिल करने के दौरान सोनिया गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। प्रियंका वाड्रा ने एक दिन के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा। इन तमाम तथ्यों को सामने लाने के बाद अमित मालवीय ने प्रियंका वाड्रा की चुनावी राजनीति में लॉन्चिंग को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, अब सवाल उठता है कि ये उस नेता के संकेत हैं जिस पर राहुल गांधी को असफल मानकर खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस दांव लगा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी और पिछड़ों के हित के लिए हमेशा से संघर्ष करती रही है। भाजपा पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी। आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम लॉटरी के कथित वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। ईडी की कार्रवाई के बीच एयरपोर्ट के पास माइकल नगर में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ईडी ने दक्षिण कोलकाता में लेक मार्केट के पास एक आलीशान बहुमंजिला फ्लैट पर भी छापा मारा। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के लेक गार्डन में भी तलाशी जारी है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में भी कई स्थानों पर छापेमारी की थी। पिछले 48 घंटों के दौरान ईडी ने कोलकाता में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार महिला ने बांग्लादेश से कुछ महिलाओं को रोजगार का लालच देकर अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में लाकर बसाया और फिर उन्हें अंतर्राज्यीय हवाला रैकेट में शामिल किया, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल थे। राजधानी दिल्ली में आज से ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला 27 नवंबर तक भारत मंडपम परिसर में हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। आगंतुकों को डिजिटल इंडिया के माध्यमों से अवगत कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया पवेलियन की स्थापना कर रहा है, जो डिजी लॉकर, एंटिटी लॉकर, यूपीआई, उमंग, ओएनडीसी और भाषणी जैसी 6 महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, दरअसल प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज में छात्रों की मांग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। उसके बाद से यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यूपीपीएससी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, बड़ा फैसला। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लगातार छात्र मांग कर रहे थे प्रयागराज में इसकी, और उसी के चलते अब पीएससी 2024 की परीक्षा एक ही शिफ्ट होगी। आरओ की परीक्षा के लिए भी बात कही गई थी। यूपीपीएससी आरओ परीक्षा स्थगित की जो बात है की गई है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण निर्णय प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। लगातार जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे थे प्रयागराज में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन छात्रों की मांगों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यूपीपीएससी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिवस में कराए जाने का अब जो निर्णय है वो लिया गया है। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में जो परीक्षा है वो आयोजित होगी। आरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, और इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो छात्रों की मांग है उनको पूरा किया गया था, जो परीक्षार्थी थे। और एक बार फिर से अब जो छात्रों की मांग थी उसका संज्ञान लिया खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है यूपीपीएससी द्वारा। अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यूपीपीएससी ने यह बड़ा निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं छात्र के हित में निर्णय, लगातार इसकी मांग कर रहे थे छात्र, और उसी को लेकर
ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा था और इसके बाद यहाँ प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन छात्रों की मांग जो थी उसका संज्ञान लिया। इसके बाद अब जो परीक्षा है वो एक ही दिन एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। ये जो फैसला है लिया गया है यूपीपीएससी ने इस अपना जो फैसला था उसको वापस लिया। अब तो प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर छात्रों की मांग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उसके बाद अब जो परीक्षा है वो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर यूपीपीएससी ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि अब जो परीक्षा है वो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होगी। पीसीएस प्रारंभ परीक्षा 2024 को एक ही दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले अलग अलग दिन पे इसको रखा गया था। वहीं आरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा समिति का गठन भी किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए थे पिछले कई दिनों से, उनकी जो मांग थी उसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पहल पर यूपीपीएससी ने यह निर्णय लिया है। आरओ की जो परीक्षा है वो स्थगित की गई है और साथ ही साथ एक समिति का गठन किया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो परीक्षा अब होगी वो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 ये अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। वहीं आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो लोक सेवा आयोग ने जो छात्रों की मांग थी उसको सीएम योगी की पहल पर मान लिया है और यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया गया था और एक और बड़ा फैसला सीएम योगी की पहल पर यहाँ पर यूपीपीएससी ने लिया है, जिसमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा जो है कराई जाएगी। इसी मांग को लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए थे पिछले कई दिनों से और उसके बाद लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा था, लेकिन जो छात्रों की मांग थी उसको मानते हुए, उस बात का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह फैसला लिया गया है। जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की पहल पर आयोग ने छात्रों के हित में ये निर्णय लिया है। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे और ज़्यादा जानकारी इस मामले में, जिस तरीके से जो फैसला लिया गया है, छात्रों की जो मांग है एक तरीके से मान ली गई है। बिल्कुल, अगर हम कहें तो ये छात्रों की मांग मानी गई है और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। पिछले 4 दिनों से लगातार जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सामने छात्र जो है प्रदर्शनरत थे। 2 बार जो है पुलिस से उनकी झड़पें भी हुई और उसके बाद जो है सरकार गंभीर हुई और जो मांगे थी उसमें 2 मांगे थी। एक तो पीसीएस की परीक्षा प्री की जो है वो छात्र चाहते थे कि एक पाली में कराई जाए और एक ही दिन कराई जाए जी। इसके लेकर के लोक सेवा आयोग सहमत हो गया है। और दूसरी एआरओ और आरओ की जो परीक्षा है उस परीक्षा को लेकर के एक समिति का गठन किया गया है। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और उसकी परीक्षाएं कब और कैसे कराई जाएंगी इसके बारे में निर्णय देगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो छात्रों के हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला हम देख सकते हैं जो कि लिया गया है। इससे पहले भी पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो उसमें भी हमने देखा था कि इस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया था और एक बार फिर से ही यहाँ पे सीएम योगी ने संज्ञान लिया इन छात्रों की मांगों का। बिल्कुल, जिस तरीके से बीते लगभग कई सालों से अगर हम कहें तो 2-3 बार 4 बार ऐसा हो चुका है कि बड़ी परीक्षाएं होती थी और उन परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे। सरकार उनको लेकर के गंभीर थी, तब भी छात्र जो आंदोलनरत होते थे पेपर लीक होने के कारण उनके भविष्य पर फर्क पड़ता था। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कहीं न कहीं सरकार की भी कसमकस थी
कि इस व्यवस्था को इस तरीके से बनाया जाए कि फूल प्रूफ व्यवस्था हो और जो मेधावी छात्र हैं, जो योग्य हैं, उन्हीं को जो है स्थान मिल सके। और इसी क्रम में जो है कहीं न कहीं सरकार ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन छात्रों को इस बारे में भी संदेह था। तो इस संदेह को दूर करने के लिए सरकार ने निश्चित रूप से एक उचित कदम उठाया है। पिछले 4 दिनों से लगातार जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सड़कों पर बैठे हुए छात्र 24/7 उनको संतुष्ट करने के लिए जो है और साथ में इस पर विचार करने के लिए दोनों चीजें इसमें शामिल है। पीसीएस प्री की परीक्षा अब एक ही दिन में कराई जाएगी, एक ही पाली में कराई जाएगी और इसके साथ ही आरओ और एआरओ की परीक्षा किस तरह से संपन्न कराई जाए। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक होने के कारण जो भ्रष्टाचार होता है, उसको कैसे रोका जाए। इस पर इन सब चीजों को लेकर के कहीं न कहीं एक समिति बनाई गई है जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फिर परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन इस फैसले के बाद क्या जो छात्र वहां पर बैठे हुए थे उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया जो है अभी आई है? देखिए, निश्चित रूप से जो आरओ और एआरओ परीक्षा में बैठने वाले छात्र थे उनको थोड़ी निराशा इस बात को लेकर के है कि सीमित रिपोर्ट कब आएगी और कब वो परीक्षा में बैठ पाएंगे, लेकिन इस बात से संतोष जरूर है कि सरकार ने उनका संज्ञान लिया। अभी आज तक जो है सबसे ज्यादा जो है छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर के था कि लोक सेवा आयोग के किसी पदाधिकारी द्वारा या सरकार के द्वारा जो है उनकी तमाम सारी जो है जो सुविधाएं थी उसको संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब जब संज्ञान लिया गया और उस पर निर्णय भी किया गया तो निश्चित रूप से छात्र जो है कहीं न कहीं संतुष्ट दिखाई देते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जो है एक बड़ी पहल की है। आज लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे तक संघ लोक सेवा आयोग की बैठक यहाँ लोक सेवा आयोग की हुई और उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि पीसीएस प्री की परीक्षाएं एक पाली में कराई जाएंगी और आरओ एआरओ की परीक्षा की व्यवस्था के लिए एक समिति बना करके उसका निर्णय। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रों को हितों में ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन।